स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास नंबर 11 लेकर आए हैं, जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर दोनों के अंदर चलती है क्वांटम मैकेनिक्स। और इस क्लास की अपने जो पहले वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 10, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। यही टॉपिक आज वापस इसका आगे का जो प्रोसेस है वो अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। और हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में अपन ने देख लिया था कि उसके 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए थे अपन ने। तीनों स्टेटमेंट के साथ साथ बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या Rn का मान निकाल दिया, वेग Vn का मान निकाल दिया, और अब अपन निकाल लेते हैं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तीसरा टॉपिक चल रहा था, थोड़ा और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो अपन निकाल देते हैं अपने पास, इस टॉपिक को अपन वापस कंप्लीट कर लेते हैं कि स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी का मान कितना आएगा। तो उस दिन अपन ने जब सोल्व किया था तो अपने पास आया था ये En बराबर, अपने पास फॉर्मूला आया था, थोड़ा सा मैं वापस लिख देता हूँ ना, कि -1/2 के ZE² अपॉन Rn। ये अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, फिर अपन ने इसमें देखा कि Rn जो होता है इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या Rn, उसका मान था अपने पास n² h² अपॉन n² अपॉन m ZE²। ये अपने पास किसका मान था? Rn का। एग्जैक्ट ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, और अपन चाहे तो Rn का ये मान पुट कर से इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर सकते थे। तो अगर अपन इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहे तो आपका फॉर्मूला बनेगा En बराबर -1/2 के ZE²। यहाँ तक तो ऐसे कैसे -1/2 के ZE², और Rn की जगह अपन क्या लिखेंगे? Rn की जगह अपन लिखेंगे n² h² अपॉन m के ZE²। ये होगा n² h² अपॉन m के ZE²। ठीक है, अब ये सारा मान आपका ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने पर अपने पास जो En की स्टैंडर्ड जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है -1/2 m, ऊपर जाएगा m, ऐसा कैसे। ठीक है, उसके बाद k से k मल्टीप्लाई होकर k², z से z होकर z² E4 अपॉन n² h²। ये अपन ने जब इसका एनर्जी का मान रखा, और एनर्जी का मान रखने के बाद अपने पास फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना, जो मैंने आपको उस क्लास में करा दिया था, कि जो आपकी एनर्जी है वो डिपेंड करेगी 1/n², उसकी जो क्वांटम संख्या, या यूं कहे तो उसकी कक्षाओं के जो नंबर है 1, 2, 3, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी सारा कॉन्स्टेंट देखो, m कॉन्स्टेंट है, k² कॉन्स्टेंट है, z² कॉन्स्टेंट है, E4 कॉन्स्टेंट है, n² h², ये सारा कॉन्स्टेंट है। तो इस मान को अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको अगर अपने को सॉर्ट करना हो तो ये सारी वैल्यू रखकर इस मान को जब अपन सॉर्ट करेंगे तो फाइनली अपने पास लास्ट में जो निकलेगा वो इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ तक तो अपन ने 10th क्लास में देख लिया था। अब इसी का आगे एनर्जी के अंदर अपन देखेंगे। तो अगर अपन इस सब का मैं मान रखूँ तो सबका मान रखने का मतलब आपका जो फाइनली मान आएगा वो ऐसे आ जाएगा कि अगर आप E1 निकालना चाहो, E1 का मतलब क्या हो गया आपका n बराबर 1, ये सारे कांस्टेंट है, आपका मान आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये होता है E1 का मान। E1 का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपका En डिपेंड करेगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। बस आपको n, अगर आपको दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी हो, ऊपर तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, ये मान अपन ने इसको सभी को सोल्व किया, और सभी को सोल्व करने पर अपने पास ये आया, अपन ने सीधा डायरेक्ट मान लिख दिया -13.6 अपॉन n²। n आप कुछ भी हो सकता है, आपकी कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे लगाकर टोटल n कक्षा, उससे अपन इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एनर्जी वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। तो अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए बोर मॉडल के अंदर, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और अब अपन क्या करेंगे, इसके एनर्जी लेवल का अपन ग्राफ खींचेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में जो ऊर्जा स्तर आया ना, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर आगे से आगे बढ़ता गया, वो कैसा है। चलो आइए, इसका तीसरा टॉपिक है, वो है आपका हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। थर्ड टॉपिक है आपका हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। ठीक है, एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल होगा वो अपन कैसे निकालेंगे, तो वो वापस वही चीज़ें देखो, हम जानते हैं अभी अपन ने जो सोल्व किया कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा कितनी है, ये अपने पास
इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा अभी अपन ने जो निकाला En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट बना दीजिए। भाई अपने पास nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा ये आ गई, ठीक है। अब अपन इसका मान निकालते आगे का आगे। यदि n बराबर 1 हो, यदि यहाँ पर n बराबर क्या हो, n बराबर 1 हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है सबसे अंदर वाली कक्षा, या यूं कहे तो नाभिक के बिल्कुल पास हो। यदि n बराबर 1 हो अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर की कक्षा, सबसे अंदर की कक्षा यानी नाभिक के बिल्कुल पास हो, यानी नाभिक के क्या हो, बिल्कुल पास हो, नाभिक के बिल्कुल पास हो, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी। तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। कैसे होगी अपने को पता अच्छे से, नाभिक के बिल्कुल पास हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी। कैसे होगी, आइए, ये अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 रखने का मतलब स्क्वायर करोगे वैसे ही 1 हो जाएगा। तो पहली कक्षा की जो एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपको पता माइनस में जैसे जैसे मान कम होता जाता है वो उसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपको पता है -13.6 से अगर अपन -5.6 देखें तो कौन बड़ा है, -5.6, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो 5.6 -2.3 -1 फिर बाद में -0 पे आ जाता है। ऐसे मान आपका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब अपन n बराबर 2 करेंगे, इससे जस्ट अगले वाली कक्षा, तो अगले वाली कक्षा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसका मान वापस कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की सबसे न्यूनतम या सबसे कम ऊर्जा होती है वो उसकी मूल अवस्था की ऊर्जा में होती है। जैसे जैसे उसकी कक्षा बढ़ती जाएगी उसकी एनर्जी लेवल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि n बराबर 1वीं कक्षा के लिए, n बराबर 1वीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, n बराबर 1वीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अपने को पता है कि E1 बराबर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, या यूँ दे तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अपन इसका एनर्जी लेवल का करो बताएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो n बराबर 1वीं कक्षा के लिए आ गया। अब अपन 2, 3, 4 ऐसे अपन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसका जस्ट ऊपर वाला अपन यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। आपको n बराबर 2 के लिए निकालना हो तो n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा आपको पता है, E2 बराबर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इधर लिख लीजिए आप, है ना, E2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक काम कीजिए, इसको आप लिख लिया, अपन ने E1 तक की निकाल ली, इसी के अपन नीचे निकालते हैं इसे, क्योंकि क्या है कि उधर फिर एडिट होता है ना वीडियो, तो आपका मांस वो क्या होता है, कट जाता है। तो आइए अपन इधर ही निकालते हैं, ये चीज़ आप देखिए, है ना। उसके जस्ट बाद अपन वापस लिख रहे हैं इधर n बराबर 2वीं कक्षा के लिए, n बराबर 2वीं कक्षा के लिए अपन लिख सकते हैं E2 बराबर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर अपने पास मान आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इसी बराबर n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3वीं कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 3वीं कक्षा के लिए तो अपने पास E3 बराबर -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर, इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसे अपने पास बहुत सारी कक्षाएं आप ऐसे बता सकते हो, है ना, ऐसे अपन बता सकते हो। और nवीं कक्षा के लिए n बराबर इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, अनंत वाली कक्षा, n बराबर इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखना। तो अपन लिख सकते हैं E इन्फिनिटी बराबर -13.6 अपॉन इन्फिनिटी से अपन किसी को भाग देंगे तो एनर्जी कितनी आ जाती है, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो अब जाके मैक्सिमम भी कितनी है आपके पास, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट,
मैक्सिमम अपने पास कितनी है 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इसके अनंत पर जाकर इसकी ऊर्जा ही है। ठीक है, ऐसे मान बढ़ते गए। देखो n बराबर 2वीं कक्षा के लिए, 3वीं कक्षा के लिए, फिर ऐसे डैश डैश आपको बताना कि टोटल इसमें 4 5 6 सारी कक्षा आ गई, और लास्ट में n बराबर इन्फिनिटी के लिए अपन निकालेंगे तो अपने पास इसकी एनर्जी का मान कितना आ जाएगा 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु में एनर्जी लेवल ग्राफ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ लोड कर सकते हैं इन मान को बताकर। वो आपका ग्राफ ऐसे होगा, इसी में अपन मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ। आइए ग्राफ बनाते हैं, इसी का तो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है उसका ग्राफ। एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। आइए पहले मैं एक बार ग्राफ लोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको वैल्यू बताऊंगा किस प्रकार ये मान आया। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, यहाँ पर लिखेंगे अपन H2 परमाणु में ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या निकला है, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन क्या करते हैं, एनर्जी लेवल का ग्राफ इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं आएगा, ऐसे अपने को जो भी ग्राफ होता है या ऐसे या अपने पास सीधी लेखा आती है, ऐसा कुछ ग्राफ नहीं होता है। इसको अलग अलग अपने को लेवल पर बताना पड़ता है। भाई जैसे जैसे ये कक्षा उठ रही है उसका मान क्या हो सकता है, ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो आइए अपने पास क्या हो जाएगा, अपन क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसे कक्षा बना लेते हैं, और उस कक्षा के बाद हो जाएगा, जैसे ये हो गई पहली कक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी कक्षा, फिर उसके बाद ये तीसरी कक्षा, फिर उसके बाद ये चौथी कक्षा, फिर उसके बाद ये पांचवी कक्षा, ऐसे कंटिन्यू चली, और अपन लास्ट में ऐसे बता देंगे ना ऐसे। तो ये बहुत सारी कक्षा होगी आपकी, है ना, यहाँ पर बहुत सारी कक्षा हो रही अपनी, जिसमें सब ऐड होगी, और लास्ट में एंड वाली कक्षा आपकी अनंत वाली, ये यहाँ पर। ये तो हो गया आपकी n बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी सबसे पहले वाली मूल अवस्था, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपकी मूल अवस्था हो गई, ये आपकी मूल अवस्था स्टार्टिंग वाली। ठीक है, मूल अवस्था। ठीक है, और बाकी ये सारी अवस्था होगी आपकी उत्तेजित अवस्था। धीरे धीरे मान इसका क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उत्तेजित अवस्था। और ये होगी आपकी उच्चतम अवस्था, सबसे ऊपर वाली उच्चतम अवस्था। ठीक है, 1 2 3 4 आपका कंटिन्यू मान बढ़ता गया, और मान बढ़ता गया तो मतलब इधर तो हो गया आपका E1 कितना है, यहाँ पर E2 कितना है, अपन ऐसे बता सकते हैं। तो आपका E1 आया, थोड़ा सा अपने क्या देना, इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा कर देते हैं। मैं यहाँ पर मान डायरेक्ट लिख लूँगा, E1 आया आपका -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर आपका E2 आया, E2 कितना है यहाँ पर आप लिख लेना ना, E2 E3 E4, थोड़ा सा ना अपन गैप ज़्यादा दे देते हैं, क्या रहेगा, मान ईजी रहेगा निकालने में। ठीक है, ये इतना सा गैप दे देता है कि लिखने में क्या रहेगा अपने पास, इजी रहेगा। ठीक है, तो n बराबर 1, ये हो गया आपकी n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और n बराबर ये क्या हो गया आपकी अनंत। तो ये हो गई आपकी उत्तेजित अवस्था, और ये हो गई आपकी मूल अवस्था। ध्यान रखना ये पूरी मूल अवस्था है। तो अपने पास फर्स्ट मान हो गया E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये पहला मान हो गया। इसी प्रकार E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर अपन देखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसी प्रकार अगर अपन E3 देखें तो E3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जैसे जैसे अपन n बराबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसी प्रकार आप E4 देखो तो E4 हो जाएगा आपका -0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसी प्रकार EN देखेंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। 0 इलेक्ट्रोवोल्ट आपकी
एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि इधर अपन ने कक्षाएं बता दी, मूल अवस्था की कक्षा, फिर ये उत्तेजित अवस्था मान बढ़ रहा है, और ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सबसे उच्चतर अवस्था है। तो इसमें अपन ने ये ग्राफ बता दिया। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब अपन इसमें निकालेंगे एक वेवलेंथ का मान कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से जो विकिरण उत्सर्जित हो रही, भले यहाँ से विकिरण उत्सर्जित होती, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अपने को निकालना। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक बार अपन वापस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या होता है वो अपन ने देखा। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा उसके अंदर उसकी तीनों स्टेटमेंट पढ़े। तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिशील रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यू गतिशील है उसकी कुल एनर्जी, और अपन ने इसका एनर्जी ग्राफ बनाया है। तो अब अपन निकालेंगे इसमें कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर उस कक्षा में गतिशील है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो आइए आपका चौथा नंबर का टॉपिक है। चौथा नंबर का अपना जो टॉपिक हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा कि, एक मिनट रुकिएगा आप, अपने पास जो 4 टॉपिक आ जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित 4th नंबर है ना। इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की तरंग देरी, वेवलेंथ कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की तरंग देरी, यानी अपने को लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक। भाई जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अपने को बतानी है। ठीक है, आइए अपन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अंदर। तो यदि परमाणु में अपन लिखेंगे इसके अंदर थ्योरी कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन N2V कक्षा से, N2V कक्षा मतलब अपन पर्टिकुलर 2 कक्षा बता रहे N1 और N2 के रूप में। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन N2V कक्षा से N1V कक्षा में संक्रमण करता है, N2V कक्षा से N1V कक्षा में संक्रमण करता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन, अब देखिएगा आपको पता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा। वो एनर्जी में डिफरेंस अपन ऐसा निकाल सकते हैं, टोटल E बराबर आएगा आपके पास N2V कक्षा की एनर्जी EN2, उसमें से अपन किसको कर देंगे माइनस EN1। भाई N2V कक्षा है तो उसकी एनर्जी अपन ने मान ली EN2, और N1V कक्षा है तो उसकी एनर्जी अपन ने क्या मान ली EN1। तो जब वो इसमें से इसमें आएगा तो एनर्जी में डिफरेंस E बराबर EN2 माइनस EN1। अब अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला है, अपन ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था एनर्जी का, वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर N है वहाँ N2 कर देंगे, जहाँ N है वहाँ कुछ जगह N1 कर देंगे अपन। तो आइए मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, अपने को याद है कि E बराबर माइनस 1/2, एक मिनट फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ ना, -1/2 m² z² E4 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका N2² h²। ठीक है, यही था भाई, n² था यहाँ पर तो अपन ने क्या कर दिया N2²। जब अपन ने En निकाला ना तो Rn का मान रखकर जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपन यहाँ रखा। फिर उसके बाद माइनस, फिर वापस वो फॉर्मूला लिखेंगे अपन माइनस करके 1/2 m² z² E4 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N1² h²। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी सारा मान कॉमन है, आपका क्या बच जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2², ये आपका मान बच जाएगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं फाइनली आपका कि E बराबर माइनस कॉमन ही लेंगे अपन, है ना, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1/2 m² z² E4 अपॉन h², ये सभी में है, इसको अपन बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो आपका क्या बच गया 1/N1² माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1/N2²। ठीक है, 1/N1² माइनस 1/N2², इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपकी, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
भाई अपन ने इसको ऐसे सोल्व किया और अपने पास ये समीकरण बन गई, ई बराबर 1/2 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अपने को निकालनी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए अपन फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे कि यहाँ तक ठीक है, इसको लिखिए आप, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। मिटाने के बाद आपकी अगली स्टेप आएगी, ये आ जाएगी कि कुछ लाइन लिखेंगे अपन और लाइन से आपका मान चेंज हो जाएगा। लाइन क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए आप, यदि प्रति एकांक लंबाई में, यदि प्रति एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या 1/λ हो, तरंगों की संख्या 1/λ हो, जहां लैम्डा क्या है, तरंग देरी, जहां आपकी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, मतलब प्रति एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/λ। लैम्डा एक प्रकार से क्या, डिस्टेंस ही। तो आपको पता, अपन फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, c/μ। तो यहाँ से अगर आप 1/λ निकालो तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, μ/c। इज डेट क्लियर? 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है μ/c, या यूं कहे तो अपने को पता है कि ई बराबर क्या होता है, h/ν। तो यहाँ से आपका वापस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अपने को पता है, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ई बराबर होता है h/μ। तो यहाँ से अगर आप म्यू निकालोगे, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, E/h। ये मान आपको यहाँ लिखना है, तो 1/λ बराबर E/hc। 1/λ बराबर E/ क्या हो गया, hc। बस अपन यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में E का मान समीकरण 1 से रखने पर, जो एनर्जी का मान है अपन वो कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 2 में E का मान समीकरण 1 से रखने पर। इज इट क्लियर? ये अपने पास पूरा प्रोसेस आया। अब अपन इसके अंदर समीकरण 1 का मान पुट कर देंगे। ये ठीक है ना, अपन ने कुछ ऐसे वैल्यू लिखा, देखो लैम्डा बराबर क्या होता है, c/μ। तो अपन लिख सकते हैं 1/λ बराबर क्या हो गया, μ/c। अब अपने को पता है E बराबर क्या होता है, h/μ। अगर अपन यहाँ से म्यू निकाले तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, E/h। यही मान अपन ने यहाँ रखा। समीकरण 1 में जो इसका मान रखेंगे, क्योंकि अपने को 1/λ ही चाहिए वेवलेंथ। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ मैं इसको, आप उतारते रहना ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपने नोट्स कंप्लीट करते जाना। आगे क्या हो जाएगा देखिए अब आप, अब अपना हो जाएगा टॉपिक आपका, रख रहे हैं अपन है ना, 1/λ बराबर E/hc। तो E का मान था अपने को पता है 1/2, पहले मैं मान लिख लेता हूँ ना, 1/2 m² z स्क्वायर E4 अपॉन k² z स्क्वायर E4 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। और यहाँ पर क्या था आपको पता, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और E/hc। आपको पता फॉर्मूला क्या था अपना, यहाँ पर 1/λ बराबर E/hc। तो नीचे इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में hc। ठीक है, अब अपन चाहे तो इस मान को वापस चेंज कर सकते हैं। h क्रॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, h/2 के बराबर। h क्रॉस स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, h/2। तो आप इसको सोल्व करोगे तो h स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर अपॉन 4π², ये होगा h स्क्वायर अपॉन 4π²। एक मिनट रुकना आप है ना, एक h क्रॉस अपन अलग लिख लेते हैं, और अच्छा इसको ऐसे लिख लिया है ना। चलो आइए, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करते हैं, ये जो मान आया ना आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन hc, ठीक है, यही मान है। अब अपन क्या करेंगे, इस h को अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि h क्रॉस किसके बराबर होता है, h/2π के। तो अगर आप h लिखा जाओ तो h किसके बराबर हो जाएगा, 2π h क्रॉस। तो यही होगा, अगर आप h लिखा जाओ तो h किसके इक्वल हो जाएगा, 2π h क्रॉस। ठीक है, 2 से 2 कट कैसे जाएगा, 4 हो जाएगा ये तो आपको पता है 1/λ बराबर, ये मान अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, 2π h क्रॉस। तो h एक h क्रॉस से एक h क्रॉस आपका कट गया, और अब अपने पास मान हो गया 1/2 m² z स्क्वायर E4 अपॉन, इसकी जगह मैं लिखूँगा 2π h क्रॉस इंटू c
इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, इस समीकरण के अंदर जो है ना पूरा कांस्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखूंगा उपरोक्त समीकरण में ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, m के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन, आप तो यहीं से लिख सकते हो ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही सारा कांस्टेंट चल रहा है। चलो हटाइए इसको, आप मत करो ऐसे, खोलो मत, यहीं से लिख दो आप, इतना लंबा करने की अपने को जरूरत ही नहीं, वैसे ही सारा कांस्टेंट चल रहा है। आप देखिएगा इधर उपरोक्त ये है ना, उपरोक्त समीकरण में क्या मान 1 2 m के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन 2, इसके साथ जुड़ जाएगा 2 एच क्रॉस स्क्वायर एच सी, ये सब मान कांस्टेंट है। एच क्रॉस स्क्वायर भी आपको पता है h/2 के बराबर होता है, एच प्लांक कांस्टेंट है, जेड परमाणु क्रम है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सी प्रकाश का वेग, और के क्या है उसका कांस्टेंट जो होता है ना वो उसका विद्युतशीलता वाला एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक, इन पूरा का एक नियतांक हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, उससे अपन प्रदर्शित करेंगे। इस पूरे का मान होता है और इस पूरे का मान को अपन किसके बराबर लिख देंगे, आर के बराबर, ठीक है। तो एक नियतांक है, जेड नहीं लिया, चलो इसमें जेड परमाणु क्रमांक अलग अलग यहाँ तो है, यहाँ इन्होंने जेड नहीं लिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तो अपन जेड लिख देंगे लेकिन उन्होंने यहाँ इस जेड को नहीं लिया, जेड को ऐसे रहने दिया। m के स्क्वायर E4 एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक R से प्रदर्शित करेंगे, जिसे रिडबर्ग नियतांक R से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/λ बराबर R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि 1/λ जहाँ R का मान होता है, जहाँ R होता है रिडबर्ग नियतांक, इन सभी को अपन सोल्व करेंगे ना, ये सभी सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये मान होता है आपका आर का। तो अब चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु किसी अलग, अगर अलग अपने पास किसी और का अपने को बोर मॉडल निकालना हो तो फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए परमाणु क्रमांक का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित जो विकिरण की तरंग दैर्घ्य है उसका फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर R जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, तीसरा पॉइंट भी, जो इसका लास्ट पॉइंट था, अपन इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य वो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसी में एक लाइन और है ना, वो ये है कि अपने को पता है चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको पता है जेड कितना होता है 1, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1, आप सभी को पता है परमाणु 1 होता है हाइड्रोजन परमाणु का। तो 1/λ बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर मीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, मीटर इनवर्स। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन परमाणु से उत्सर्जित विकिरण की जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा वो ये हो जाएगा 1/λ बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब अपन जैसे अलग अलग अपन अगर सीरीज देखते हैं कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जो वो चौथी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित होता है, चौथी कक्षा से कौन सी कक्षा में संक्रमित होता है, ये टॉपिक हो गया है ना, इसको आप उतार लेना। जनरली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ बता रहा हूँ। यदि अपना इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित होता है तो इस कंडीशन में उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, तो आपको करना है क्या, 1/λ बराबर R कॉन्स्टेंट है, R का मान ये रहा, ये आपको पुट करना है, और n1 आपकी कौन सी कक्षा होगी, पहली, और n2 आपकी कौन सी कक्षा होगी, चौथी। बस इसको सोल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है। बोर मॉडल्स में किस प्रकार अपन ये चीज़ें देखी और कुछ इसके अंदर कमियां भी रहेगी वो भी अपन लिखेंगे, भी बोर मॉडल के अंदर क्या क्या कमियां रही अपने पास। तो आइए अपन आगे चलते हैं। इससे पहले अपन क्या करेंगे कि आपके कोई सीरीज जो चलती लाइमन श्रेणी के रूप में, पासन श्रेणी के रूप में और ब्रैकेट श्रेणी के रूप में, अपन चाहे तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना, बस चलो अपन चाहे तो एक टॉपिक एक सोल्व कर सकते हैं ना, बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग क्वांटिटी। अगला टॉपिक होगा आपका कोणीय संवेग का क्वांटिलाइजेशन करना बोर मॉडल के द्वारा। अच्छा टॉपिक है ये।
बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। अच्छा टॉपिक ये भी। क्वांटिलाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन बोर मॉडल। बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। आइए इसको भी सोल्व करते हैं अपन। बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग क्वांटीकरण। अच्छा टॉपिक ये भी है ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। क्वांटिलाइजेशन इन एंगुलर मोमेंटम बाय बोर मॉडल। क्वांटिलाइजेशन इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का अपने को क्या करना है, क्वांटिलाइजेशन करना है बाय किसके द्वारा, बोर मॉडल के द्वारा। तो आइए अपन इसमें क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु की किसी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु की किसी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर, परमाणु के किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर गतिमान होता है, नाभिक के चारों ओर गतिमान होता है, नाभिक के चारों ओर कंटिन्यू वो क्या है, गतिशील है, गतिमान होता है, तो वह एक कण के रूप में घूमकर, तो वह एक कण के रूप में घूमकर, एक कण के रूप में घूमकर, पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूं फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जब अपना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील है तो पर्टिकुलर एक कण से नहीं है, कण के रूप में घूमकर तरंग पैकेट के रूप में गति करता है, तरंग पैकेट के रूप में गति करता है, तरंग पैकेट के रूप में गति करता है, एक कण के रूप में घूमकर तरंग पैकेट के रूप में गति करता है। उसकी इस गति के कारण अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। उसकी इस गति के कारण, उसकी इस गति के कारण अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज अब आप ध्यान रखें। वापस आइए अपन देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आपको ये, बोर मॉडल का क्वांटीकरण। एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कि अपन ने थ्योरी के रूप में लिखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपका नाभिक के चारों ओर गतिशील है, कंटिन्यू। तो इलेक्ट्रॉन वो देखा जाए तो कण के रूप में नहीं है, एक कण के रूप में नहीं गतिशील, एक तरंग पैकेट है। तरंग पैकेट है, आपको पता है ना, अपन ने कला वेग ग्रुप वेग पढ़ा हुआ है, तो वो तरंग पैकेट के रूप में घूमता है। तो जब भी आपको पता एक पूरा तरंगों का समूह एक किसी पर्टिकुलर वस्तु के चारों ओर घूमेगा तो वहां पर अप्रगामी तरंगे बनेगी। अब आपको पता है अप्रगामी तरंगे कैसे बनती, स्टैंडर्ड वेव ये ऐसे बनती। तो अब अपन क्या करेंगे, ऐसे एक नाभिक बनाएंगे और इस नाभिक के चारों ओर अपन अप्रगामी तरंग ऐसे बनाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार गतिशील है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गतिशील है, तो अपन ऐसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो पूरा क्या है, सर्कुलेशन मोशन में, लेकिन वो क्या चल रहा है, ऐसे तरंग के रूप में चल रहा है। क्वांटिलाइजेशन में अपन ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील होता है तो एक कण के रूप में नहीं होगा, बल्कि एक तरंग पैकेटों के रूप में चलेगा इस प्रकार, और वो क्या करता है, अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। तो आइए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिखने के बाद अब अपन बनाते हैं डायग्राम। आइए, बस मैं आपको सिलेक्टेड लिखा रहा हूँ, चीज़ ध्यान रखना, बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा है, बस अपने को वही चीज़ें लिखनी जो। अब देखो अपन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेगा। तो आइए अपने पास, ये अपने पास एक सर्कल हो गया, ये आपको डायग्राम बनाना, इधर इधर बनाना है ना। ये अपने पास एक सर्कल हो गया भाई, ये पूरा गोला है, इसके अंदर अपने पास नाभिक है, और ये भी इसकी पहली कक्षा जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, गतिशील है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो इसके अंदर अप्रगामी तरंगे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा। एक बार तो मैं ऐसा बना देता हूँ, अपना जो निकलेगा ना वो ऐसे निकलेगा। ऐसे ज़्यादा है ना, इनकी सबकी साइज सेम रखना है ना, मेरे से क्या छोटी बड़ी हो सकती, बट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, साइज सबकी क्या रखना है, आपको सेम रखनी है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसको भी थोड़ा अपन अंदर ले लेते हैं।
ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसी के जस्ट ये हल्का सा ऊपर वाला थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेवल में रखना है इसको ना, एक चीज़ ध्यान रखना। एक तो अपने पास ये हो गया। अब आपको पता अपन ए प्रगामी तरंगे कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है तो प्रगामी तरंगे बनती है, ए समान कला में अध्यारोपित होती है तो ए प्रगामी तरंगे बनती है। तो अपना ग्राफ ऐसा आता है। जनरली टी बराबर 0 समय पर, समय अलग अलग लेते हैं अपन ने, मैकेनिक्स के अंदर मैंने आपको पता रखा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इसकी वेव चेंज होती जाती है, एक इसके नीचे ऐसा आती, ऐसा बनती नहीं बनती, प्रगामी अप्रगामी दोनों सेम बनती, लेकिन ए प्रगामी क्या होती है, टाइम के अनुसार चेंज होती जाती है। तो अपने को पहले मूल समय पर लेना है, तो एक अपन ऐसे बनाए, एक इसके जिसने ऐसे बनाएंगे, तो एक अपन ऐसे बना दी, अब अपन इसके नीचे वापस वो वाली बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने पास अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ऐसे ध्यान रखना है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं देना, ये कक्षा भी दिखनी चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो आपकी ये कक्षा बनी हुई ये भी दिखनी चाहिए। भाई ये पूरी कक्षा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इस प्रकार, देखो मैंने अलग अलग दो रूप में बनाई ऐसे, कि इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में ना गतिशील होकर तरंग पैकेट के रूप में क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, अपन चाहे तो इसकी ऐसे डायरेक्शन बता सकते हैं, ये आपकी पहली तरंग है ऐसे, इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा, है ना, कि ये चारों कंटिन्यू इसके तरफ गतिशील होती है। ठीक है, ये आपकी तरंग होगी, कोने समय के क्वांटिटी। इस प्रकार अपना डायग्राम बनाया। अब हम लिखेंगे इसमें कि कुछ माना किसी nवीं कक्षा की त्रिज्या, माना किसी nवीं कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r है तथा उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तथा उसमें गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। ये अपन ने लिखा। भाई अपने को संवेग बताना है, एम वी आर। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का एम वी आर होता है, एल से लिखते हैं या अपन इसको किससे लिख सकते हैं, अपन जे से। अगर अपने को पता है कि एनवीं कक्षा की त्रिज्या आर है और उसमें घंटीमान कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, तो अपन लिख सकते हैं एनवीं कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी, एनवीं कक्षा की परिधि, मतलब परिधि का मतलब एक पूरा चक्कर, और वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एन। ये होगा एनवीं कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी आपकी, 2 पाई आर एन, जहां एन आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंटिन्यू एन कक्षा तक। ठीक है, अब अपन आगे वापस चेंज करेंगे और इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि कक्षा में ए प्रगामी तरंग उत्पन्न होने के लिए, कक्षा में ए प्रगामी तरंग, पहले मैं लाइन लिखता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कक्षा में ए प्रगामी तरंग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, उत्पन्न होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, एक प्रतिबंध होता है, स्टेटमेंट होता है, आवश्यक प्रतिबंध 2 पाई आर एन बराबर एन लैम्डा। ये आप देखिएगा, ये मैंने मान लिखा 2 पाई आर एन बराबर एन लैम्डा। क्यों लिखा, आइए आप इधर, जब अपन व्यक्तिकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसके अंदर संपोषी व्यक्तिकरण, संपोषी व्यक्तिकरण ऊपर होता है, विनाशी व्यक्तिकरण क्या होता है आपका, नीचे होता है। तो उसमें कुछ शर्तें बनती है कि जब ये इसका मान, इसके दो तरंगों के बीच में पथांतर एन लैम्डा हो तो क्या होगा, एक बार पथांतर बढ़ता है अपने पास n-1 लैम्डा हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अब अपने पास पथांतर क्या है, पूरा एक सर्कल है, वे आपका इलेक्ट्रॉन इस पूरा एक चक्कर कर रहा है, तो एक कक्षा में एक चक्कर करने का मतलब क्या होगी, इसकी परिधि, तो उसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर एन। ये यहाँ पर किससे सोल्व कर रहा है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पथांतर को, तो 2 पाई आर एन किसके बराबर होगा, एन लैम्डा का। आप ध्यान रखना कि जब भी ए प्रगामी तरंग बनती है उसका स्टेटमेंट ये होता है कि उसका जो पथांतर होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, तब जाके ए प्रगामी तरंग बनती है। यहाँ पर पथांतर पूरा क्या है, एक सर्कल के रूप में, तो यहाँ पर 2 पाई आर एन किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा के। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। आ गया ये वापस,
बस आपको ऐसे कैसे उदाहरण जैसे मैं बता रहा हूँ। अपन ने क्या किया, अपन पढ़ रहे हैं कि बोर मॉडल के द्वारा कोणीय संवेग किस प्रकार क्वांटिफाइड होता है। तो अपन ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में ना गतिशील होकर तरंग पैकेट के रूप में गतिशील होता है, जिससे वो किसका निर्माण करता है, ए प्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। तो वही अपन ने ये चीज़ देखी यहाँ पर कि आपका ये हो गया आपका सर्कुलेशन मॉडल, और इसके अंदर आपका एक कंटिन्यू नॉन स्टैंडिंग वेव्स बन रही। ठीक है, आ गया ये वापस। अब अपने को पता है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या और उसमें गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, तो अपन लिख सकते हैं nवीं कक्षा की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और यही परिधि आपकी क्या हो जाएगी, ए प्रगामी तरंग उत्पन्न के लिए 2πrn n लैम्डा के बराबर। अब आगे ये अपने को संवेग निकालना है, इसी के जस्ट आगे यहाँ तक आप लिखना है ना स्क्रीनशॉट लेकर। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, जैसे आपका वो टॉपिक था, मैं आपको बाद में बताऊँगा, एक बार ये करा देता हूँ मैं आपको। अपने पास समीकरण आ चुकी है 2πrn बराबर n लैम्डा। अब अपने को पता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, परंतु डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत से, डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत, अभी अपन आगे आ रहा है आपका टॉपिक, डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सिद्धांत अभी जस्ट इसके बाद वही आने वाला है। तो उस सिद्धांत से मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि लैम्डा बराबर h/p ये होता है कि लैम्डा उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या यूं कहे तो h/MEVN। क्वेश्चन नंबर 2, अपने पास समीकरण 2 क्या बन गई, MEVN। आपको पता है P बराबर क्या होता है, mv संवेग, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v nवीं कक्षा क्या हो गया, वेग हो गया। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर जहाँ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जहाँ me किसका मास है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है, और Vn इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में वेग। ठीक है, Vn क्या आपका इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में वेग है। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 ध्यान रखना, 1 व 2 से अपन क्या करेंगे, 2πrn, समीकरण 2 से लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि समीकरण 2 से लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, कोई इश्यू नहीं। देखिएगा आप, अपन ने निकाला, ये अपने पास समीकरण आ चुकी है, आवश्यक प्रतिबंध ये होता है। फिर अपने को पता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सिद्धांत क्या कहता है, लैम्डा बराबर h/p, या यूं कहे तो h बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, me आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका Vn nवीं कक्षा का वेग है। तब अपन 2 से लैम्डा का मान किस में रखेंगे, 1 से। तो आइए वापस मिटाता हूं मैं यहाँ से, तो अपना क्या हो जाएगा, अपन चाहे तो अब इस डायग्राम को मिटा सकते हैं ना, डायग्राम आप बना लेना, वही बीच में बन जाएगा डायग्राम ये। और कोणीय संवेग का क्वांटीकरण कब होता है, बस अपन एक बार और सारा कंप्लीट कर लेते हैं बस इस बोर्ड पर। यस, अपन रखेंगे तो आपको पता है 2πrn बराबर n लैम्डा, n तो ऐसा कैसे ही, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा, h/MEVN। इज इट क्लियर, NH/ क्या हो गया, MEVN। आप अगर यहाँ से निकालना चाहो तो इसको अगर मान को मैं एक साथ रखूँ तो MEVN/RN बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π। देखिए आप, MEVN/RN क्या हो गया आपका, NH/2π, या आपको पता है MVRE क्या होता है, कोणीय संवेग J बराबर NH/2π। ये हो गया, देखो क्वांटिलाइजेशन ऐसे होता है। इसकी दूसरी परिकल्पना क्या कहती है बोर की, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मैंने आपको लिखा नहीं लिखाया, ये अपन ने सोल्व किया आ गया। इस प्रकार बोर ने कैसे बताया कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिद्ध करो कि बोर संवेग द्वारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण की शर्त बताइए आप, तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है बस। ठीक है, बस ये आपकी शर्त हो गई। तो अपन लिखेंगे इसमें लाइन की, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिशील होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिशील होगा। अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बताऊंगा ये, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिशील होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिशील होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
इलेक्ट्रॉन केवल 19 कक्षाओं में गतिशील होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो, NH/2π का गुणज हो। जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का गुणज हो। यही बोर का क्वांटम सिद्धांत है। यही बोर का क्वांटम सिद्धांत है या कोणीय संवेग का क्वांटीकरण है की बात। यही बोर का क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं या बोर मॉडल का कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। ठीक है, बस अपने को करना कुछ नहीं, ऐसे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, यह आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप कि बोर मॉडल द्वारा अपन ने कोणीय संवेग का क्वांटीकरण देखा और किस प्रकार की क्वांटिलाइजेशन होगा, अपन इलेक्ट्रॉन को देखा, डायग्राम बनाया और ये सारी चीज़ बता दी। ठीक है, तो आज के लिए हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल से रिलेटेड आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब इसकी कुछ कमियां रहेगी वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। और कल आपको पता है कि रेले जीन्स वाला जो एक टॉपिक है वो मैं आपका फोटो भेज दूंगा। हम मैक्सिमम मतलब 20-30% फॉर्मूला क्या है, एक पहले वाली क्लास में था, लेकिन वो क्लास क्या हो रही इधर उधर मिस हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आगे का फोटो भेज रहा हूँ। बाकी आपके तीसरी क्लास में रेले जीन्स का पीछे वाला पूरा टॉपिक सॉल्व है। तो आज अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बोर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, बोर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर समझाइए। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर समझाइए। बोर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर समझाइए। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत द्वारा, यह भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत द्वारा, डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत द्वारा बोर परमाणु के लिए, बोर परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत द्वारा बोर परमाणु के लिए कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की शर्त का प्रतिपादन कीजिए। क्वांटीकरण की शर्त का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि डी ब्रोगली तरंग को अपने यहाँ पर यूज लिया और उसके द्वारा अपने को क्या करना है, बोर परमाणु के लिए कोणीय संवेग की जो क्वांटीकरण की शर्त है ना, NH/2π का गुणज होगा, उसका आपको क्या करना है, प्रतिपादन करना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप क्लास देखिएगा, कोई भी दिक्कत है आप मेरे को पूछ सकते हो। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।